नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक को जनता की अदालत में देशद्रोही साबित करने के लिए अभियान सा छेड़ दिया गया है। तथ्य बहुत कम है, नैरेटिव सेट करने के प्रयास ज्यादा हैं। इन आरोपों का जवाब दिया भी जाता है, तब भी गोदी मीडिया और आईटी सेल अपनी धारणाओं में बदलाव नहीं करते, तथ्यों को प्रमुखता से आगे नहीं रखते। यहां तक कि सेना के पूर्व अधिकारी भी चेतावनी दे रहे हैं कि सोनम को गद्दार साबित करने के बहाने लद्दाख के लोगों की निष्ठा पर सवाल उठाना गलत होगा। उनके मुद्दों को समझना चाहिए। आंदोलन करना, सरकार की नीतियों से असहमति रखना देशद्रोह नहीं होता, मगर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं दिख रहा। यह सब देखना भी अफसोसनाक है कि लद्दाख के लोग अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर हैं, सेना के साथ अपने योगदान के किस्सों को सुना रहे हैं। इसके बाद भी उनके आंदोलन में पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस की जांच का इंतजार किया जाना चाहिए। यह भी किस आधार पर कहा जाए, जब इस तरह की धारणाओं को पुलिस प्रमुख के बयान के बाद ही बल मिलने लगा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो यह तस्वीर दिखाकर लाखों बार सवाल पूछ सकती हैं कि सेना के लिए सौर ऊर्जा से टेंट बनाने वाला देशद्रोही कैसे हो सकता है, मगर इसका गोदी मीडिया और आईटी सेल पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तस्वीरें किसी काम की नहीं कि सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के ही पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा बातें कर रहे हैं कि उनकी संस्था पानी, वृक्षारोपण, ऊर्जा सेवाओं के मामले में कैसे मदद कर सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ सोनम वांगचुक और गीतांजलि एंगमो की यह तस्वीर देखिए। सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL को नई शिक्षा नीति से जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है कि मोदी सरकार के दो मंत्रालयों ने सोनम वांगचुक की बनाई संस्था HIAL को पुरस्कार दिए हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो को 2022 में नीति आयोग ने विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया। भारत में 75 महिलाओं को यह सम्मान दिया गया था। गीतांजलि एंगमो ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लद्दाख के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है, सोनम की रिहाई की मांग की है। आप उनका अगर रिकॉर्ड करियर देखें तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनिस्ट हैं हिंदुस्तान के, एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हिल एरियाज के लिए किए हैं, और क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में जिसका असर लद्दाख वगैरह पर बहुत हो रहा है उसके बारे में बहुत कंसर्न रहते थे, उसके बारे में बहुत बोलते थे, और उनको तमाम अवार्ड्स मिले हैं। हर तरह के अवार्ड्स, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, सरकारों से उनको अवार्ड्स मिले हैं, और उन्होंने एज सच मोदी सरकार का कभी विरोध नहीं किया था। सिर्फ ये मांग थी उनकी कि भाई हमको जो आपने प्रॉमिस किया था वो तो दीजिए, जो मिनिमल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो दीजिए। और हर बार वो बिल्कुल नॉन वायलेंस की बात करते थे। 30 सितंबर को स्वराज इंडिया ने सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठाए। 29 सितंबर सोमवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक और महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति, हिमधारा कलेक्टिव और क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के प्रतिनिधि शामिल हुए। सोनम वांगचुक के समर्थन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भी बयान आया है। आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। इसके बाद भी एंटी नेशनल साबित करने की राजनीति पीछे नहीं हट रही। जिस सोनम वांगचुक को देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और मीडिया कार्यक्रमों में बुलाया गया, उन जगहों पर भी लोग सोच रहे होंगे कि उनके बीच जो शख्स आया था, विज्ञान की बातें करके गया था, क्या भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा होगा, या कैसी गद्दारी है कि वह बच्चों में विज्ञान और आविष्कार का जज्बा पैदा कर रहा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी फिर से हर नागरिक को साफ संकेत है कि आप कुछ करें ना करें, आपका अपराध आईटी सेल और गोदी मीडिया तय करेगा। ये जो धारणाएं गढ़ देंगे, वही बातें सरकार और प्रशासन की भाषा में भी आ जाएगी।
या जो सरकार तय कर देगी, राजनीति कह देगी, वही आईटी सेल और गोदी मीडिया दोहराने लग जाएगा। अदालत तक मामला पहुंचे या ना पहुंचे, इसका फैसला जनता के बीच कर दिया जाता है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान या चीन के एजेंट हैं। अमूल्या लियोना नरोहना तो याद होगी, फरवरी 2020 में बेंगलुरु में नागरिकता कानून के विरोध में उसने मंच पर 3 बार पाकिस्तान और 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। मंच पर अफरा तफरी मच गई। टीवी और आईटी सेल के डिबेट में यह बयान आग की तरह फैल गया। बजरंग दल के लोग उसके घर पहुंच गए तो पिता ने कह दिया, उसे जेल में सड़ने दीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए। अमूल्या गिरफ्तार हो गई। पिता ने ही बेटी का साथ नहीं दिया। राजद्रोह के आरोप में अमूल्या 4 महीने जेल में रही। बेंगलुरु पुलिस ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर नहीं की। इसी आधार पर जमानत मिली और 110 दिनों के बाद अमूल्या जेल से बाहर आई। लेकिन उस समय के कवरेज को याद कीजिए, यूट्यूब, गूगल में जाकर सर्च कीजिए, देखिए कि कितनी दहशत पैदा कर दी गई थी। इस तंत्र ने इतना कोहराम मचा दिया कि बाप ने ही घबराकर बेटी का साथ छोड़ दिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसी गिरफ्तारियों से बार बार संदेश दिया जाता है कि कभी भी किसी के खिलाफ गोदी मीडिया और आईटी सेल गद्दार होने, पाकिस्तान परस्त होने का माहौल बना सकता है और उसके असर में कोई भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह जून 2017 में मध्य प्रदेश के मोहत गांव के 17 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया कि इन लोगों ने पाकिस्तान के मैच जीतने पर मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े। इनमें से 2 नाबालिग भी थे। गोदी मीडिया में जमकर इन्हें देशद्रोही बताया गया। कुल 17 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला, जेल गए, मगर 6 साल के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की एक जिला अदालत ने सभी आरोपों को निराधार पाया। पुलिस का केस झूठा साबित हुआ। गवाहों ने कोर्ट के सामने कहा उनसे झूठे बयान दिलवाए गए। शिकायतकर्ता हिंदू थे, उन्होंने भी माना कि पुलिस के दबाव में झूठा बयान दिया। जून 2017 से लेकर अक्टूबर 2023 तक ये लोग जेल में रहे। इस मामले में एक आरोपी ने 2019 में कथित तौर पर अपनी जान भी ले ली थी। हमने केवल 2 उदाहरण दिए, जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं कि किसी को भी पाकिस्तान का एजेंट बताकर उसके खिलाफ इतना भयंकर अभियान चला दिया जाता है कि देशभक्त साबित करने के सारे उपाय फेल हो जाते हैं। एक और पैटर्न है, देशद्रोही साबित करने का यह अभियान आईटी सेल, गोदी मीडिया की तरफ से ही चलता है। हमारा सवाल है कि क्या सोनम वांगचुक के साथ यही सब दोहराया जा रहा है? अप्रैल के महीने में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान के हाथ होने की बात सरकार ने की, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच दुबई में खेला जाता है। तब कोई किसी को पाकिस्तान का एजेंट नहीं कहता है। जिस किसी ने भी कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनसुना कर दिया जाता है और 3-3 मैच खेले जाते हैं। अब बताइए, सोनम वांगचुक फरवरी 2025 में पाकिस्तान जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम होता है, कोई विवाद नहीं होता है, उन्हें बकायदा वीजा दी जाती है। उनका भाषण सोनम के यूट्यूब चैनल पर फरवरी के महीने से है, लेकिन अचानक सितंबर में उस भाषण को दिखा दिखाकर उन पर पाकिस्तान के एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है, जिसमें वे भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। उसी गोदी मीडिया ने जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से प्रवक्ताओं को अपने स्टूडियो में बिठाया, जिन प्रवक्ताओं ने भारत की सेना के खिलाफ अपमानजनक बातें की, आप सब ने देखा, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सवाल किया है, अगर कोई लद्दाखी पाकिस्तान नहीं जा सकता था तो सोनम को जाने की अनुमति कैसे दी गई? उन्होंने विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। किसान आंदोलन के समय इसी तरह दिशा रवि ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक दस्तावेज बनाया। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने उसे ट्वीट कर दिया तो आरोप लग गया किसान आंदोलन के पीछे विदेशी टूल किट का हाथ है। दिशा गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो अदालत ने रिहा कर दिया। तब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा
अपनी सरकार से अलग राय रखने के कारण किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता है, राजद्रोह का मुकदमा नहीं चला सकते। जब भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन होता है, इस तरह की कहानी तेजी से दोहराई जाती है। एक दो लोग पकड़कर जेल में डाल दिए जाते हैं। हिंसा क्यों हुई, किसने कराई, इन सब की जांच रिपोर्ट आने से पहले, अदालत का फैसला आने से पहले हिंसा के नाम पर जेल में डालने और बुलडोजर से घर गिराने का काम देश के कई राज्यों में हो चुका है। कुछ मामलों में एनकाउंटर की भी खबरें हैं। लद्दाख के लोग छठी अनुसूची लागू करने और अलग राज्य की मांग को लेकर 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इतने समय से ये सब आरोप नहीं लगे, लेकिन अब जोर शोर से लगने लगे हैं। कायदे से इस पर चर्चा होनी चाहिए कि छठी अनुसूची क्या है, इसकी मांग क्यों हो रही है, भारत के संविधान में इसका प्रावधान क्यों किया गया है। सोनम की गिरफ्तारी से सारे सवाल पीछे चले गए, क्योंकि किसी को पता है कि छठी अनुसूची को लेकर बहस हो जाएगी तो देश के सभी आदिवासी इलाकों में इसकी चर्चा फैल जाएगी। जो छठी अनुसूची की जो मांग आ रही है लद्दाख से, तो जो संविधान पे आधारित है, संविधान में आर्टिकल 244(2) और 275(1) के जो प्रावधान है उस पर आधारित है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रही है। हमारे देश में और भी क्षेत्र हैं जो छठी अनुसूची में हैं, जैसे मेघालय हो गया। तो जब छठी अनुसूची में कोई राज्य होता है तो वहाँ पे कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ढांचा होता है जिसमें रीजनल काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं और गवर्नर के द्वारा वहाँ पे नियोजित किए जाते हैं ये काउंसिल्स, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किस तरह से होंगे। और ये जो काउंसिल्स हैं ये इनके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है कई मामलों पे। जल जंगल जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, कस्टमरी लॉज होते हैं कुछ ट्राइबल एरियाज में, अपने उनके कुछ क्या कहते हैं मैरिज, फैमिली, अलग अलग जो कस्टम्स होते हैं रिलीजियस, इन सब चीज़ों को मैनेज करने, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए डिसीजन लेने के जो पावर हैं वो वहाँ के जो काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, रीजनल काउंसिल होते हैं, इनके अंतर्गत पूरा एक गवर्नेंस मैकेनिज्म उसका चलता है। इसमें जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो वहाँ पे ज़मीन की खरीद फरोख्त आसानी से नहीं हो पाती, तो उसमें नियम थोड़े से कड़े होते हैं कि नॉन ट्राइबल लैंड नहीं ले सकते। जैसे और जगह पे ये शायद नियम लागू नहीं है, या कुछ एरियाज में अपने अपने नियम हैं। जैसे हिमाचल में अपना है कि सेक्शन 118 है, लेकिन वहाँ 6 शेड्यूल नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शंस है, या पहले 370 के साथ कुछ प्रोटेक्शंस थे। वैसे ही 5th शेड्यूल एरियाज जो हैं, जैसे ऐसे एरियाज जो 5वीं अनुसूची में, वहाँ पे भी इस तरह के कुछ नियम लागू हैं। पेसा करके एक नियम है वो लागू है। 6 शेड्यूल में ये और भी कड़े होते हैं। तो इतना मतलब मुझे लग रहा है कि हमें समझना ज़रूरी है कि लोगों को एक थोड़ी ऑटोनॉमी मिलती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अपने क्षेत्र का नियंत्रण, यहाँ का नियोजन, यहाँ का प्रबंधन किस तरह से करना है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए उनका एक वीडियो वायरल किया गया। उसे काट छाट कर दिखाया गया कि वे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह भारत में भी हिंसा की वकालत कर रहे हैं, जबकि उसी वीडियो को पूरा सुनने पर साफ हो जाता है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा का विरोध किया है, इन देशों का नाम लेकर कहा है ऐसी हिंसा यहां नहीं चाहिए। तब भी वे हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तार किए गए। ट्विटर पर कई लोगों ने सोनम वांगचुक के भाषण को गलत संदर्भ में पेश करने की चोरी और चालाकी पकड़ी है। इसके बाद भी अभियान चल रहा है। इस झूठे अभियान को रोकने का कोई प्रयास नहीं। पीआईबी का फैक्ट चेक नहीं है और ना लद्दाख प्रशासन की तरफ से खंडन है। लेकिन सोनम वांगचुक के समर्थन में और उनकी पत्नी ने जो सफाई दी है उस पर लद्दाख प्रशासन का जवाब आया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी इस भाषण का क्लिप डाला है। लिखा है क्रोनोलॉजी समझिए।
इसमें सबसे पहले सोनम वांगचुक के उस भाषण का इस्तेमाल हुआ है जिसमें सोनम वांगचुक ने कभी कहा ही नहीं, जैसा अमित मालवीय दावा कर रहे हैं। इस बात को ट्विटर पर ऑल्ट न्यूज के जुबैर सहित कई लोगों ने चुनौती दी है। पूरा भाषण चलाकर दिखाया है कि सोनम वांगचुक तो यह कह रहे हैं कि हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए, भूख हड़ताल करनी चाहिए, ना कि नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह हिंसा करनी चाहिए। लेकिन उनके भाषण का यह सब हिस्सा काट दिया गया और इस तरह से दिखाया गया जैसे वे हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आखिर सोनम वांगचुक के खिलाफ झूठ और प्रपंच का सहारा क्यों लिया जा रहा है? अगर ठोस आधार होता तो किसी फोटो को लेकर, किसी भाषण के क्लिप को लेकर यह सब नहीं करना पड़ता। इस आधे अधूरे वीडियो को गोदी चैनलों पर भी चलाया गया है, जिनका काम यह होना चाहिए कि इस वीडियो की जांच करते, दर्शक को सच बताते, लेकिन वे भी आईटी सेल के क्रॉप वीडियो को चलाते हुए पकड़े गए हैं या फिर इस वीडियो की सच्चाई बताने के लिए आगे नहीं आए हैं। हमें नहीं पता कि वीडियो की सच्चाई सामने आने पर उन गोदी चैनलों ने क्या स्पष्टीकरण दिया है। हैरानी की बात है, आधे अधूरे वीडियो से जो साबित किया जा रहा है वही बातें या मिलती जुलती बातें करीब करीब धारणाओं में उपराज्यपाल, पुलिस महानिदेशक की बातों से भी निकल रही हैं। दोनों ने कहा है कि सोनम ने नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका की बात की, लेकिन सोनम ने तो ऐसा कहा ही नहीं। सोनम ने कहा है कि इन देशों की तरह हिंसा नहीं करनी चाहिए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का मीडिया में छपा बयान देख रहा था, जिसमें वे दोहराते हैं कि यहां के आंदोलन की तुलना बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी, जबकि सोनम वांगचुक ने तो यही कहा है, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह हिंसा नहीं करनी है, शांति के साथ प्रदर्शन करना है। क्या किसी देश की हिंसा का उदाहरण देकर हिंसा का विरोध करना अपराध माना जाएगा? कविंद्र गुप्ता ने अपने बयान में कहा है, 2-3 दिन पहले से ही यह साजिश चल रही थी, तो 3-4 दिनों से लद्दाख प्रशासन क्या कर रहा था? फिर वहां हिंसा कैसे हो गई? लद्दाख का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। अगर विदेशी साजिश थी तो सरकार को 24 सितंबर के बाद ही इसका ध्यान क्यों आया? उसके पहले तो सरकार इस आंदोलन से जुड़े संगठनों से बात कर रही थी, सोनम वांगचुक से भी बात कर रही थी। हिंसा के बाद भी बातचीत हुई है जो सफल नहीं रही। दिल्ली तक लद्दाख के लोग चलकर आए सोनम वांगचुक के साथ, तब कौन सी विदेशी ताकतें इनके साथ पैदल चल रही थीं और तमाम एजेंसियों को पता नहीं चला? अगर डीजीपी जामवाल को लगता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, तब वे ये भी बता दें कि पाकिस्तान की साजिश कैसे सफल हो गई, जबकि इसी साल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद भी पाकिस्तान इतनी आसानी से आंदोलन की साजिश कर रहा है। लद्दाख एपेक्स बॉडी के सह संयोजक छेरिंग दोरजे लकरुक ने कहा है, लद्दाख के आंदोलन के ऊपर एंटी नेशनल होने का आरोप लगाया गया है तो साबित भी करना होगा। दोरजे कभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना है कि पता लगाना चाहिए यह सब कहां से शुरू हुआ। सोमवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मांग की गई कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सज्जाद करगिल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। जो भी दंगे हुए हैं उस पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे लागू होती है, और जो इल्जामात लगाए गए हैं वो तो बेबुनियाद इल्जामात है, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है कोई। देखिए ना, यहाँ देश में आप सभी लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग कवर भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें 8-8 साल जेलों में रखा जाता है, फिर कोर्ट बोलता है कि वो भाई से बरी हो गए। तो ये इल्जामात लगाने से कोई आदमी मुजरिम नहीं बनता है, उसके लिए सबूत देना पड़ता है। और लद्दाख के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं, खून दिया है इन सरहदों की के प्रोटेक्शन में, चाहे आपको कारगिल का बॉर्डर हो या आपको चाइना का बॉर्डर हो। और आज आप उन्हीं लोगों को जो है विलन बनाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स हमें अच्छी नहीं लगती। जाहिर सी बात है कि ये जो रिजेंटमेंट है लोगों का, और जिन लोगों को अरेस्ट किया है, सोनम वांगचुक जी हमारे एपेक्स बॉडी के लीडर हैं और हमारी जो सब कमेटी और हाई पावर कमेटी में भी शामिल करने की हमने अभी मांग रखी थी, वो तो हमारे लीडर हैं ही। उसके साथ साथ दूसरे लीडर जो यूथ लीडर्स हमारे एपेक्स बॉडी रहे थे, उन तमाम लोगों के अनकंडीशनल रिलीज की भी बात हम रखेंगे। लद्दाख पुलिस के महानिदेशक डॉक्टर SD सिंह जामवाल का बयान है कि सोनम वांगचुक की प्रोफाइल
और हिस्ट्री यूट्यूब में उपलब्ध है, वहां वे लोगों को उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। अरब स्प्रिंग, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की बातें कर रहे हैं। कमाल है, किसी की प्रोफाइल और हिस्ट्री यूट्यूब में है और उसके बारे में पुलिस को 24 सितंबर के बाद पता चला। अब देखिए सरकार की मैलाफाइडीज, एनएसए का ऑर्डर इशू कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और आज तक, अब देखिए 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, आज तक वो ऑर्डर सर्व भी नहीं किया, जबकि कानून में लिखा है कि 5 दिन के अंदर वो ऑर्डर उनको सर्व करना होता है। आज तक वो ऑर्डर सर्व नहीं किया, उनको जोधपुर जेल ले जाकर बंद कर दिया। और कैसे कोई कह सकता है कि उनको डिटेन करने से वायलेंस रुकेगी या उनको डिटेन करने से इस वायलेंस में कोई भी फायदा होगा? इनफैक्ट उनको अगर अरेस्ट नहीं किया जाता तब तो वो हेल्प कर रहे थे इस वायलेंस को रोकने में, बार बार आवाज़ दे रहे थे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अरेस्ट करने से वहाँ के लोगों को उनकी और भावनाएं जो है आहत हो रही हैं। और ये इसी से एविडेंट है कि भाई दोनों जो लद्दाख की काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है, और कारगिल की एपेक्स बॉडी है, दोनों ने बोल दिया है कि जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं और जब तक ये कर्फ्यू वगैरह नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते, आप लोग जो बात करना चाहते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से इनको बंद रखना किसी के फायदे में नहीं है। लद्दाख की मांग क्या है, क्यों 4 लोगों की मौत हुई, हिंसा कैसे हुई, इन सब बातों से ध्यान हट चुका है और सारा प्रयास इसी पर आ गया है कि कैसे सोनम वांगचुक को अदालत से पहले जनता की निगाह में देशद्रोही साबित कर दिया जाए। लद्दाख पुलिस के महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने कहा है कि हमने एक पाकिस्तान PIO को भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, यानी सीमा पर। उसके भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान का एजेंट सोनम वांगचुक की रिपोर्टिंग कर रहा था। इस आरोप में सोनम गिरफ्तार कैसे किए जा सकते हैं? क्या पाकिस्तान के एजेंट जिस दफ्तर की जासूसी करते पकड़े जाते हैं उनके सचिव को, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है? सोनम वांगचुक के समर्थक यह तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी मई 2023 में इस घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मई से लेकर जुलाई अगस्त 2023 में तमाम जगहों पर इस बारे में खबरें छपी हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े DRDO की पुणे लैब के निदेशक और RSS के स्वयंसेवक प्रदीप कुरुलकर को पकड़ा गया। प्रदीप पर कथित रूप से आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान की एजेंट को भारत के मिसाइल सिस्टम की जानकारी दी। ज़ारा दासगुप्ता के झूठे नाम से एक पाकिस्तानी एजेंट उनसे बातें कर रही थी। उसी के बहकावे में आकर कुरुलकर ने कथित रूप से जानकारी दी। फरवरी में इनके खिलाफ जासूसी के मामले के तहत ड्राफ्ट चार्जशीट दायर हुई है जिसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके आगे की हमें जानकारी नहीं है। प्रदीप कुरुलकर का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जासूसी के आरोप उन पर लगे तो गिरफ्तार उन्हें किया गया, ना कि जिस विभाग में काम कर रहे थे उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कोई पाकिस्तानी एजेंट सोनम वांगचुक की रिपोर्टिंग कर रहा था, इससे सोनम का अपराध साबित नहीं होता है, बल्कि यह सिस्टम की नाकामी है कि कोई पाकिस्तानी एजेंट सोनम के नजदीक कैसे पहुंचा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया है कि इन आरोपों का सबूत क्या है। DGP जामवाल का बयान ट्वीट करते हुए उन्होंने पूछा है कि किसी पाकिस्तानी एजेंट द्वारा कोई रिपोर्ट किए जाने पर सोनम वांगचुक को देशद्रोही कैसे कहा जा सकता है। अगर सोनम पाकिस्तानी अखबार के कार्यक्रम में गए थे तो उसका वीजा केंद्र सरकार ने ही दिया है, फिर सोनम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? जैसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को झूठे मुकदमों में फंसाते थे, वही याद आता है। किसी भी बहाने से जेल में डालना है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया, मतलब अगर आप सोचें कि कैसे महान लोग हो सकते हैं देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो सोनम वांगचुक जैसे महान लोग हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, नाम सुना था, पता था मुझे काफी दिनों से भूख हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, कभी ट्वीट आ जाता था तो मैं रीट्वीट कर देता था। मगर जब से
लद्दाख में आंदोलन हुआ, उनको गिरफ्तार करने की चर्चा शुरू हुई, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मैंने कहा कि कितने महान आदमी हैं, इतना पढ़ा लिखा काबिल आदमी, जिससे पता नहीं किस किस चीज की इन्वेंशन की, नए नए आविष्कार किए, जिसको दुनिया भर के सैकड़ों अवार्ड मिले हुए हैं, सारी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, अलग अलग देश उनको बुला के अपने यहाँ पे डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हैं। उनसे जानना चाह रहे हैं कि आपके इस आविष्कार को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिन्होंने फौज के लिए सियाचिन जैसी जगह पे जब फौज रहती है तो ठंड रखती है, उसके लिए उन्होंने आविष्कार किए। ऊपर हिमालय से बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे बर्फ पिघल के जो है हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, उसके लिए आविष्कार किए, और पूरी दुनिया में उनके आविष्कारों के लिए उनको जाना जाता है। टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट है, लेह में पुलिस फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक का नाम है स्वांग थरचिन। स्वांग लद्दाख स्काउट के जवान रहे हैं, करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। लद्दाख के आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ बताने से पहले इन बातों को लेकर संवेदनशील होना ही चाहिए। इस बात को लेकर लद्दाख के लोग बेहद दुखी हैं। स्वांग के पिता स्टेंजिन नमग्याल का बयान छपा है कि मैं और मेरा बेटा करगिल की लड़ाई में दोनों ही देश के लिए लड़े। बेटा लद्दाख स्काउट की तरफ से और मैं 3 इन्फेंट्री डिवीजन की तरफ से। भारतीय सेना के अध्यक्ष ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया है। सेना में जाना हमारे खून में है। जिस स्वांग थरचिन की हत्या हुई है, उसके बच्चे भी सेना में ही जाना चाहते हैं। क्या सरकार अपने देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव करती है? इस खबर को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा है कि जब पूर्व सैनिक तक सरकार के निशाने पर हों तो समझ लेना चाहिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देश सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करता है। लद्दाख की हिंसा के अंदर मारे जाने वाले एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाप, उसके घर में लाश पड़ी है और जो बुद्धिस्ट मंक हैं वो अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और उसके बाप ने रोते रोते कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की फौज को दी, और जिस लड़के को गोली मारी गई उसने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की फौज को दी। उसने कारगिल की जंग लड़ी, और वो कहता है कि मेरा 46 साल का बेटा फौज की नौकरी से जब रिटायर हुआ तो उसने अपना छोटा मोटा काम धंधा खोला, और जब उसको लगा कि अपने हक के लिए मांगना चाहिए, अपने हक के लिए जाना चाहिए, तो वो उस प्रोटेस्ट के अंदर गया। एक फौजी गया, कारगिल की जंग लड़ने वाला एक फौजी गया, और वहां पे उसको गोली मार दी गई। और उसके घर वालों का बयान छपा हुआ है कि उसकी पूरी कमर पे पीटने के निशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती से गोली लग गई और उसको चल गई और उसको लग गई, उसको बाकायदा पीटा गया है और उसके बाद उसको मारा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। सेना के कई पूर्व अधिकारी बार बार लिख रहे हैं कि लद्दाख की जनता की देशभक्ति पर संदेह मत कीजिए। उनकी भूमिका और निष्ठा का इतिहास शानदार रहा है। इसके बाद भी इस आंदोलन में उनकी जायज मांगों की जगह पाकिस्तान का हाथ देखा जाना दुखद है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने लिखा है कि देश हम सब के बीच मौजूद सबसे निष्ठावान और देशभक्त लोगों को अलग थलग करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला है। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने ट्वीट किया है कि लद्दाख के लोगों ने भारत की रक्षा के लिए जान दी है, वीरता के कई पुरस्कार जीते हैं। रणनीतिक रूप से लद्दाख एक बेहद अहम सीमावर्ती इलाका है। हम इन जांबाज लोगों को अपने से दूर नहीं होने दे सकते। उनकी मांगे गलत नहीं है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने लिखा है, लद्दाख के लोगों की वजह से ही भारत चीन का सामना कर पाया है। करगिल और गलवान में वहां के लोगों ने सेना का साथ दिया। उनकी मांगे सुनी जानी चाहिए। सोनम वांगचुक बता रहे थे कि लोग अपने खर्चे पे बसेस कर करके कारगिल के युद्ध के अंदर गए सेना की मदद करने के लिए, उनका सामान उठाने के लिए, उनको जितनी लोकल असिस्टेंस चाहिए वो देने के लिए। जिस इलाके में भारत का मुकाबला चीन से है और भारत की सेना स्थानीय लोगों की मदद पर निर्भर है,
और स्थानीय लोग आउट ऑफ द वे जाके हर तरह से मदद करते रहे हैं, रिकॉर्ड है। आर्मी में भर्ती होके भी, जवान के तौर पे लड़के भी, पीछे लड़ते हुए भी, उस इलाके में बैठे बैठाए इतना बड़ा संकट क्रिएट कर देना, ये इस सरकार के राष्ट्रवाद के ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि चिंता राष्ट्र की नहीं है, चिंता केवल अपनी पर्सनल पब्लिसिटी और अपने अहम की है। और अपने अहम के लिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान भी होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मुद्दा देखते हैं, ये मांग किसकी है? ये मांग सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है। ये डिमांड लद्दाख के दो हिस्से हैं, एक जो बुद्धिस्ट हिस्सा है लेह वाला, दूसरा जो लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा है कारगिल वाला। दोनों के अलग अलग संगठन हैं, कभी कभी दोनों संगठनों में विरोध भी होता है, पैरेलल काम भी करते हैं, विरोध भी होता है, लेकिन ये डिमांड सबकी है, सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, सिर्फ लेह की नहीं है, ये पूरे लद्दाख के तमाम लोगों की मांग है। और ये वो मांग है जिसे खुद बीजेपी लिखकर अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर चुकी है। गोली क्यों चली, यह जांच का विषय है। प्रशासन का कहना है आत्मरक्षा में चलाई गई। यही बात पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं और उपराज्यपाल भी। उपराज्यपाल का कहना है अगर नहीं रोका जाता तो पूरे लेह को तबाह कर दिया जाता। जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों और छात्रों की संस्था ने सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्रालय को मेमोरेंडम दिया गया है कि जांच की जाए। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। आज 1 अक्टूबर है। 30 सितंबर को रात 10:30 बजे के करीब लद्दाख के सूचना विभाग से एक बयान जारी होता है। ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि एजेंसियों को बिना किसी हस्तक्षेप के निष्पक्ष रूप से जांच पूरी करने दिया जाना चाहिए। तो कीजिए, कौन रोक रहा है? क्या सवाल करने से जांच में हस्तक्षेप हो जाता है? सोनम वांगचुक के खिलाफ आईटी सेल और गोदी मीडिया तरह तरह के अभियान चला रहा है। इन अभियानों का पर्दाफाश करने से क्या जांच में बाधाएं आ रही हैं? इससे तो मदद मिलनी चाहिए। सूचना विभाग ने लिखा है और आप गौर करेंगे कि एपेक्स बॉडी लेह के बुजुर्ग नेताओं समेत अन्य नेताओं ने आक्रामक भीड़ को शांत करने के लिए तेजी से कदम उठाए, लेकिन सोनम वांगचुक ने शांति सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। वे अनशन स्थल पर ही बने रहे। अगर सोनम वांगचुक वास्तव में शांति चाहते तो बुजुर्ग नेताओं की तरह स्थिति की गंभीरता को समझकर भीड़ को शांत करने का प्रयास कर सकते थे। ऐसा ना करने का कोई कारण नहीं है। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तब सोनम वांगचुक ने अपना उपवास तोड़ दिया और चुपचाप अनशन स्थल के पीछे के रास्ते से निकल गए, जिससे उनकी गैर जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। क्या वाकई में यह आरोप हो सकता है? लिखा तो ऐसा ही है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा रोकने का प्रयास नहीं किया, हिंसा होने पर उपवास तोड़ दिया और पीछे के रास्ते से चले गए। इससे उनकी गैर जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। यह कैसी दलील है कि गैर जिम्मेदारी का संकेत मिलता है और वे एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं? अब तो इसी को लेकर बहस होनी चाहिए कि सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है या हिंसा रोकने का प्रयास नहीं करने के आरोप में किया गया है। गैर जिम्मेदारी के संकेत तो उपराज्यपाल से लेकर पुलिस महानिदेशक के कार्यों में भी मिल सकते हैं। उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भी इस प्रेस नोट में यह लिखा है कि यह बात निराधार है कि सोनम को सरकारी एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह नोट कौन लिख रहा है? इसमें लिखा है कानूनी एजेंसियों की कार्रवाई विश्वसनीय दस्तावेजों पर आधारित है। प्रेस नोट में यह भी लिखा है कि HIAL एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है। यह जानते हुए भी वह युवाओं को डिग्रियां जारी कर रहा है और उनके भविष्य खतरे में डाल रहा है।
यह तो वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है, दुनिया जानती है, शुरू से जानती है। यहां सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिग्री नहीं। डिग्री दी जा सके इसी के लिए सोनम वांगचुक और गीतांजलि ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश जी जो हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट हमारा यूनिवर्सिटी का इतना पसंद आया जब सोनम और मैंने हम दोनों ने उनको मिला, कि उन्होंने 28 अप्रैल 2023 को उनकी जो चेतना सीरीज़ है, जो एक टॉक सीरीज़ है जिसपे सारे हिंदुस्तान के वाइस चांसलर्स को टॉक दिया जाता है, उनमें हम दोनों को टॉक के लिए बुलाया। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी इंस्पायर करने के लिए और वाइस चांसलर्स को कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमल कैसे किया जाए वो लद्दाख से सीखें, इसके लिए यूजीसी चेयरमैन ने हमें खुद सारे वाइस चांसलर्स को लेक्चर देने के लिए बुलाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। हाँ जी। और फिर 15 मार्च 2023 को हमने धर्मेंद्र प्रधान जी जो यहाँ अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सोनम और मैंने उनको मिला और उन्होंने बहुत प्राउडली ट्वीट भी किया हमारी मीटिंग के बारे में। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा मिली तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि आप उड़ीसा से हैं और हम आपसे बहुत प्राउड हैं, लेकिन हमारे लिए गीतांजलि हयाल और सोनम वांगचुक सेम हैं और जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए फाइट करते रहेंगे तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। तो खुद यूजीसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। मगर साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यूनिवर्सिटी फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं बना है, मगर एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है फॉर्मली रजिस्टर्ड हो। ऐसा लग रहा है कि सोनम की गिरफ्तारी के ठोस कारण नहीं मिल पा रहे, इसलिए जो भी मिल रहा है उसे कारण बना दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक की तारीफ इसीलिए तो की जाती है कि उन्होंने शिक्षा का अलग मॉडल बनाया। 3 इडियट्स फिल्म में उनके किरदार को इसी वजह से जगह मिली। कौन बनेगा करोड़पति में वे यही तो बता रहे हैं कि उनकी संस्था में उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है जो अपने स्कूल में फेल हो जाते हैं और वहां बैठी जनता तालियां बजा रही है। यह सब अपराध का कारण कैसे हो सकता है? धर्मेंद्र प्रधान ने तो अपने इस ट्वीट में यही लिखा है कि सोनम वांगचुक शिक्षा में बदलाव का काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, प्रयोग और खोज की संस्कृति का विकास कर रहे हैं। क्या यह सब अपराध हो गया? तब तो होम स्कूलिंग करने वाले माताओं और पिताओं को एक दिन जेल में डाला जा सकता है। उन्हें भी अब सावधान रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाया, शिक्षा का अलग मॉडल बनाया। क्या अलग मॉडल बनाना बरगलाना है, भविष्य खतरे में डालना है? गैर जिम्मेदारी के आधार पर क्या एनएसए लगाया जा सकता है? एफसीआरए, पाकिस्तानी कनेक्शन, फर्जी डिग्री देने का आरोप, जैसे ही एक आदमी के खिलाफ राज्य की संस्था खड़ी होती है, उसकी जिंदगी के हर पहलू को आपराधिक बनाया जा सकता है। सोनम वांगचुक के मामले से यही साबित होता लगता है और उनकी गिरफ्तारी का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि अब गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए सही दलील की भी जरूरत नहीं। इसी बिंदु पर सोनम की गिरफ्तारी सबके लिए चेतावनी है। आपके घर से कुछ भी खोज कर अपराधी साबित कर दिया जा सकता है। हो सकता है कि आपका अलग सोचना भी एक दिन अपराध घोषित कर दिया जाए और आपका किसी भी विषय पर नहीं सोचना भी अपराध हो सकता है। इसलिए आप तय नहीं कर सकते आज के भारत में कि सोचना खतरनाक है या नहीं सोचना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमारा वीडियो दिन रात और दिन में 4 बार देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।